भारत कोकिंग कोल आईपीओ जो कि मोस्ट अवेटेड आईपीओ की लिस्ट में था, हो चुका है फाइनल। बहुत ही शानदार डिमांड निकल रही है मार्केट प्रेम में, कुछ हलचल हमें देने को मिली है। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं थोड़ा कम हुआ है जीएमपी, तो एक्चुअल में कम होने का जो रीजन है वो क्या हो सकता है ये तो बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में इसका हम करेंगे डिटेल रिव्यू, जानेंगे हर एक इंपॉर्टेंट डेटा, हर एक पहलू कि क्या ये आईपीओ सच में सस्ता है, क्या ये आईपीओ लगाने लायक है, क्या ये आईपीओ हमारे लिए बेहतर कर सकता है, क्या इस आईपीओ में दम है इरेडा जैसा। लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद जो इरेडा ने किया वो करने का, डिटेल में बताऊंगा सब कुछ इस कंपनी के बारे में। और जो रिव्यू हम यहां पे करेंगे वो भाई आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो डिटेल में देखना, अंत तक देखना, सारा डिसीजन आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। डिटेल्स अपनी मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स यहां साझा की जाएगी वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी डिसीजन बनाएं, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं भारत कोकिंग कोल आईपीओ के बेसिक डिटेल्स से। तो भारत कोकिंग कोल आईपीओ जो है वो कहीं से कहीं तक इजी तो नहीं है समझना कि एक्चुअल में इसका बिजनेस क्या है। हो सकता है लोग आपको सिर्फ बता दे कि भाई ये इनका बिजनेस है, बट थोड़ा सा क्रिटिकल मुझे लगा, आपको लगा नहीं लगा वो बताना। हालांकि इसके पीछे बहुत मेहनत करिए समझाने के लिए। भारत कोकिंग कोल का जो बिजनेस है वो नॉर्मल जो कोल निकालने का है वो नहीं है। भारत कोकिंग कोल सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया की, तो मान लो नॉर्मल कोल वाला काम उनके पास, लेकिन ये कंपनी भी नॉर्मल कोल निकालती है, बट एक्चुअल में उस कोल को हीटिंग प्रोसेस के द्वारा इसका जो मेजर बिजनेस है उसको कोकिंग कोल बना देती है। करीब 58% का शेयर पूरे इंडिया में जितना कोकिंग कोल यूज होता है उसका ये कंपनी अभी बना रही है। कोकिंग कोल और कोल में अगर जब आप देखो तो कुछ खासा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बस इस कोल को जब हम हीट कर देते हैं तो इसमें जो भी एश और सल्फर होता है वो कम हो जाता है और लो ऐश में बदल जाता है। उसके साथ ही हाई कार्बन होता है कुकिंग कोल्स में और इजीली बर्न नहीं होता, या कह सकते हो कोल के बीच में जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और एक टाइट सा कोल बन जाता है नॉर्मल सी भाषा में। अगर जो इनके इंडस्ट्री यूज की बात करें तो जो नॉर्मल कोल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रियल हीट के लिए और रेसिडेंशियल हीट के लिए यूज होता है। लेकिन जो कोकिंग कोल होता है उसका मेजर जो काम है वो स्टील प्रोडक्शन का है और फाउंड्रीज का है। ठीक है, इसको आसान सी भाषा में कहूं तो स्टील इंडस्ट्री की लाइफलाइन है ये कोकिंग कोल। मतलब अगर जो ये नहीं होगा तो स्टील्स नहीं बनेंगे और उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पैरामीटर बना दिया है पेज नंबर 1। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके यहीं पढ़ सकते हो। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के बारे में डिटेल में और समझ जाओगे, डीप में आप समझ जाओगे, या फिर ये पीडीएफ कमेंट करोगे तो टेलीग्राम पे भी मैं साझा कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। तो आई होप कि आप भारत कुकिंग कोल को समझ चुके होंगे। 1972 से ये कंपनी बिजनेस कर रही है, जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, क्योंकि कोल इंडिया गवर्नमेंट ओन कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी है ये। इसी वजह से इसमें शेयर होल्डर कोटा भी मिल रहा है अगर जो कोल इंडिया का एक शेयर आपने लिया हुआ है। शेयर होल्डर कोटे के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरीके से 2 बिड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कितना लॉट लगा सकते हैं, अलॉटमेंट के चांसेस कहां बढ़िया होंगे, इन सब के बारे में भाई एक वीडियो भी कर दिया है। थंबनेल आपके सामने है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा भी कंपनी कई सारी चीजें करती हैं, जैसे कि कोल माइनिंग भी इसके बिजनेस का पार्ट है, जिससे कोकिंग कोल मेजर बनाती है। फिर नॉन कुकिंग कोल्स भी निकालती है ये। उसके बाद कोल के वॉशिंग का भी बिजनेस करती है, साथ में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है अपने इन कोल्स का। और जहां पे माइनिंग खत्म हो चुकी है वहां पे ये सोलर प्लांट्स भी लगा रहे हैं ताकि इनका जो खुद का इलेक्ट्रिसिटी यूज है वो उससे कंप्लीट हो सके। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज हुआ इस बिजनेस का। तो आई होप आप बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके होंगे। अगर जो समझ चुके हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो बिजनेस को हमने समझ लिया, अब फाइनेंशियली कंपनी कैसा कर रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद फिर हम बाकी बेसिक डिटेल्स को जानेंगे। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा आपके सामने है 2023, 24, 25 का पूरा डेटा, और यहां पे 6 मंथ्स का डेटा है, 2 क्वार्टर का। अगर जो हम एसेट पर नजर डालें तो हमें एसेट में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इनकम में नजर डालें तो 13,000 करोड़ टू 14,652 करोड़ का, फिर 14,401 करोड़ का, और फिर 6 मंथ में 6,311 करोड़ का हमें देने को मिल रहा है।
अगर जब 2023 से 24 में देखोगे तो बहुत ही शानदार जंप रही है इसके रिवेन्यू में, लेकिन लगभग 1 से 1.5% गिरावट देखने को मिली है 2024 से 25 में इसके इनकम में। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और यहाँ 2025 के सितंबर तक 6 मंथ में भी कुछ खासा अच्छा नहीं किया है, जो कि मैंने रिसर्च जो करी है वो नॉर्मल है, कोल की डिमांड में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा इशू कहा जा सकता है, बिकॉज 664 करोड़ का था, करीब 135% का जंप देने को मिला है 2024 में। 2024 से 25 में 1240 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया, जो कि 2024 से कंपैरिजन में करीब 20-21% की कमी है। उसके साथ ही यहां देख सकते हो प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ, 123.88। ये भी एक जनरल सा कह सकते हो कि कोल में ऐसा होता है, लेकिन यहां पे बोरिंग हो गई है 30 सितंबर 2025 के टाइम में, उसकी वजह से भी प्रेशर हमें देखने को मिला है। अब जो आईपीओ आ रहा है भाई, उससे गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं डालने वाली है इसकी बोरिंग के लिए, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, हमें बोरिंग में इतनी ज्यादा कमी देखने को मिली है, वो एक पॉइंट है। आने वाले 6 महीनों में अगर जो बोरिंग खराब रहती है तो लिस्टिंग के बाद दिक्कत हो सकती है। इरेडा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, लिस्टिंग के लिहाज से मामला ठीक बैठ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक रेड फ्लैग इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। ठीक है, दोनों की वजह से इनकम भी डाउन हुआ है, प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। आगे ठीक हुआ तो सही लग रहा है, लेकिन इनकम उतना डाउन नहीं हुआ था जितना प्रॉफिट डाउन हुआ है। और यहाँ पे बोरोइंग भी है कंपनी के ऊपर, ये दिक्कत है नहीं है, आगे भी आपको बताऊंगा। फिलहाल अबीटा पॉजिटिव है, नेटवर्थ 5830 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस भी पॉजिटिव है 1006 करोड़ का। जो बोरिंग इनके ऊपर वो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं दे रहा है, 0.2324 निकल के आएगा, जो कि एडजस्टेबल है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है। आरओसी आरओई 30.13% का है, बहुत शानदार। आरओडब्ल्यू बहुत शानदार है, बट अगर जो यही चीज 2025 के बाद का जो 6 मंथ का डेटा निकालेंगे ना तो कम आएगा। पैट मार्जिन 8.61% का है, ठीक है 2025 के ईयरली के हिसाब से, बस 6 मंथ के हिसाब से कम हो जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू काफी बढ़िया है 1.63। इवन यहीं पे बता दूं, जो प्राइस टू सेल है ना, मतलब ये जो अपनी सेल के हिसाब से 2025 के सेल के हिसाब से पैसा मांग रहा है, वो 0.74 है। अब इंडिया में ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है जो इस तरह का बिजनेस करती हो, तो कंपेयर नहीं कर सकते कितना चलता है। लेकिन भाई सीधे सीधे ये हेल्दी नजर आ रहा है, मतलब प्राइसिंग ठीक रखी गई, ये नजर आ रहा है। बट अगर जो आप पीयर कंपेरिजन इसी के अकॉर्डिंग करने जाओगे तो इनका जो पोस्ट पी है वो 43.23 का है, और इनके जो पीयर हैं वो इंडिया में कोई लिस्टेड है ही नहीं। तो आपको यूएस की 2 कंपनी देखने को मिलेगी, एक तो ये अल्फा यूएसए कंपनी है, वेरियरमेट यूएसए कंपनी है। अब यूएसए कंपनी से कंपैरिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई कंपनी है ही नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो भारत कोल का है वो तो हमारा लेटेस्ट रेवेन्यू है। अल्फा का 2025 का रेवेन्यू जो हमें मिला, ठीक है 6 मंथ्स का रेवेन्यू हमने काउंट नहीं किया है इसमें, क्योंकि मिला ही नहीं। और वेरियर मेट गाला का भाई 2024 का रेवेन्यू मिला, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं 24,500 करोड़ लगभग रेवेन्यू निकल के आया है अल्फा का। बीसीसीएल का 14,400 से 14,650 के बीच में मानो। वॉरियर मेट कोल का 12,700 करोड़ का। अब अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो बीसीसीएल काफी आगे निकल जाती है, ठीक है, अल्फा कम है, और जो वॉरियर मेट है वो 12.82 का देने को मिल रहा है, तो ये भी कम है। तो यहां पे इसके हिसाब से मामला जो है कोल इंडिया का ठीक नजर आ रहा है। लेकिन जब आप पीयर के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई बीसीसीएल पोस्ट आईपीओ जो पी है वो 43.23 का निकलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ये 14.87 का मांग रहे हैं, और वॉरियर मेट 19.44 का। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 43 का पी ऑब्वियसली महंगा लग रहा है, 2.5 से 3 गुना अगर जो उनके हिसाब से कंपैरिजन करे तो। बट क्योंकि यहाँ पे भाई महंगा चलता है, अभी आपने रिसेंटली कई सारे प्राइवेट कंपनियों को देखा कि काफ़ी महंगा लेके आई, 14 गुना 15 गुना पैसा, 11 गुना 12 गुना पैसा उठाया है, तो उस कंपैरिजन में प्राइसिंग ज़्यादा हायर साइड नहीं लग रही है। बट एक्चुअल में एज ए इन्वेस्टर देखे तो प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड रखी गई है, तो सस्ता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जीएमपी देख के आप कह लो वो एक अलग मामला है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में भाई रिस्क लिया, लंबी वीडियो बना दी, छोटी वीडियो बनाता, रिव्यू के नाम पे कुछ भी बता देता, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन इसमें व्यूज कम आए, बट आप देख रहे हो तो आपको चीजें पता हो। तो अब इस आईपीओ में क्या कर, सारी चीजें तो हमने खोल के देख ली, उसके पहले इसकी बेसिक डिटेल्स भी देख लो जो कि जरूरी है। तो 9 जनवरी को आईपीओ ओपन हो जा रहा है, 13 जनवरी क्लोज होगा, बीच में वीकेंड है इसकी वजह से, और जो लिस्टिंग है वो 16 जनवरी को होगी। फेस वैल्यू स्टैंडर्ड है, 23 रुपए का प्राइस बन रखा गया है, 600 शेयर्स का लॉट साइज है, और जो साइज है वो 1071.11 करोड़ समथिंग है, और ये पूरा का पूरा ओएफएस है। तो पहले तो ये क्लियर हो ही गया आप कि भाई लॉन्ग टर्म वाला मामला, अगर जो हम रिस्क ले सकते हैं तो जाएंगे, और अगर जो सेफ रहना है तो अवॉइड ही करेंगे। अब अगर जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से सोचा जाए तो इस आईपीओ में क्या किया जाए,
भाई लिस्टिंग के लिहाज से आईपीओ ठीक नजर आ रहा है। अपनी कंट्री के हिसाब से अगर जो हम वैल्यूएशन जो निकालते हैं या कंपनी के अकॉर्डिंग जो चीजें देखते हैं, अगर जो उसकी बात करें तो भारत कोकिंग कोल एक जाना पहचाना नाम है, इंडिया की स्टेबल कंपनी है, गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, और जो वैल्यूएशन रखी गई है इंडिविजुअली इंडिया के आईपीओ के हिसाब से देखें या मार्केट के हिसाब से देखें तो ठीक नजर आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो मामला सही है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि डे 1 पे ना लगाओ, डे 2 पे लगा लो, डे 3 पे लगा लो, क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो तो उसमें या रिटेलर्स में कितना लॉट अप्लाई करना है या पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजों के लिए रोक सकते हो, नहीं तो फिर आईपीओ लिस्टिंग के लिहाज से ठीक नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना भाई, ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे कभी भी आईपीओ मत लगाना। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, इसका जब वीडियो रिकॉर्ड करो करीब 20% गिर चुका है। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये सेम चीज बताई है, ये देख लो, बीसीसीएल आईपीओ लेटेस्ट जीएमपी इज डाउन 20% अप्रोक्सीमेटली अपने हाई से 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास निकलता दिख रहा है। जो मेजर डिमांड है वो 13 के आसपास की है, कहीं कहीं पे डिमांड थोड़ी ज्यादा कम हो सकती है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम की बात बता रहा हूं। इसके बाद का जो जीएमपी होगा वो इसी चैनल पे हम डालेंगे। अगर जो आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया तो आपको सारी लेटेस्ट डिटेल पता चल जाएंगे। उसके हिसाब से करीब 56% का अप्रोक्सीमेटली बता रहा है। तो भाई जीएमपी कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। 75-76% तक का था, वो एक अलग बात थी। अब जो है वो देखो, तो जीएमपी के भरोसे आईपीओ ना लगाओ, प्योरली एनालिसिस के भरोसे लगाओ। आपका मन क्या कहता है, आप क्या करने वाले हो, कमेंट सेक्शन बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी प्योर जानकारी हो सकती थी वो देने की कोशिश करी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो हाइप जरूर कर देना। इस वीडियो को हाइप करना नहीं आता है तो यूट्यूब पर फाइंड कर सकते हो किसी भी वीडियो को हाइप कैसे करे, हाइप कर देना भाई, या फिर टेलीग्राम पे उसका भी लिंक मैंने शेयर कर रखा है ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। अब आपका क्या डिसीजन है मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। और शेयर होल्डर कैटेगरी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी वाली वीडियो देख लेना, एक बार फिर से थंबनेल लगा दिया है। मिलता है वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।